वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर की जो 1500 प्लस की एमसीक्यू सीरीज़ हमने यहाँ पे स्टार्ट की है उसका पार्ट नंबर 8 है ये। इससे पहले हमने 7 पार्ट्स डिस्कस किए हैं। 7 पार्ट्स मैंने इससे पहले अपलोड कर दिए हैं। उसमें हमने अराउंड 200 एमसीक्यू डिस्कस किए हैं विद डिटेल ऑप्शन डिस्कशन। और जो आपका एग्ज़ाम अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे जेकेएसएसबी के जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसके लिए हम 1500 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे विद डिटेल्ड ऑप्शन डिस्कशन। और जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनको भी हम उसमें कनेक्ट करते हैं। करंट अफेयर्स भी उसमें हम कनेक्ट करते हैं। स्टैटिक डाटा, फैक्चुअल डाटा जो भी होगा इन एमसीक्यू के थ्रू हम उसको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। जो आज एग्ज़ाम हुआ इलेक्शन असिस्टेंट का, उसमें अराउंड 15 प्लस एमसीक्यू थे जो डायरेक्टली जो हमने 7 इससे पहले पार्ट्स अपलोड किए उनसे पूछे गए थे। तो आप उस 7 पार्ट्स को भी देखिए, उसके बाद आप ये आज का पार्ट नंबर 8 देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 8 और देखते हैं आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। यानी पूरी दुनिया में जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वो कौन सा है। क्या वो श्रीरंगम आइलैंड है, क्या वो मजुली आइलैंड है, क्या वो भवानी आइलैंड है, क्या वो अगत्ती आइलैंड है। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले देखूँ, ये जो श्रीरंगम आइलैंड है ये कहाँ पे पाया जाता है, इंडिया के तमिलनाडु में है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ, मजुली आइलैंड जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। भवानी आइलैंड की यहाँ पे बात करूँ, ये कृष्णा रिवर के ऊपर है और ये आंध्र प्रदेश में है। इसी तरह अगत्ती आइलैंड जो है ये लक्षद्वीप पे है। जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है वहाँ पे है अगत्ती आइलैंड। लेकिन जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वो है मजुली आइलैंड। ये मजुली आइलैंड कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में किस रिवर पे है, ये रिवर ब्रह्मपुत्रा में है। ब्रह्मपुत्रा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है अरुणाचल प्रदेश का, वो किसने कवर किया है, वो ब्रह्मपुत्रा ने कवर किया है। और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है जो मजुली आइलैंड बनाता है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अगेन अरुणाचल प्रदेश के कुछ ट्राइब्स है जो इस मजुली आइलैंड के आसपास रहते हैं। वो कौन से इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, वो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है जैसे मिसिंग ट्राइब है। मिसिंग ट्राइब के अलावा दियोरी ट्राइब है, दियोरी ट्राइब और सोनोवाल ट्राइब। ये 3 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है जो कहाँ पे ज़्यादातर लोकेटेड है, यानी ये कहाँ पे रहते हैं, मजुली आइलैंड के आसपास। मजुली आइलैंड पे 3 तरह के मेजरली ट्राइब्स देखने को मिलेंगी, मिसिंग ट्राइब, दियोरी ट्राइब एंड सोनोवाल ट्राइब। और ये जो 3 तरह के ट्राइब्स है ये 3 मेजर लैंग्वेजेस बोलते हैं। कौन कौन सी 3 मेजर लैंग्वेजेस बोलते हैं, मिसिंग लैंग्वेज एक वो वहाँ पे बोलते हैं, दियोरी और तीसरी असमी। ये 3 लैंग्वेजेस वहाँ पे बोली जाती है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मजुली आइलैंड, श्रीरंगम आइलैंड, भवानी आइलैंड, अगत्ती आइलैंड। ये भी हमने डिस्कस कर लिए। पहला वाला क्वेश्चन हमने पूरे डिटेल में पोस्टमार्टम इसका करके हमने इसको डिस्कस कर दिया। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही है, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और ज़्यादा मोटिवेशन होगी, और ज़्यादा चीज़ें मैं करंट अफेयर्स भी इसमें ऐड ऑन करने की कोशिश करूँगा आगे जो और वीडियोज़ आएंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैगिनोट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच कंट्री। जो मैगिनोट लाइन है वो किन 2 कंट्रीज़ के दरमियान है। देखिए जो मैगिनोट लाइन है ये एक डिफेंस लाइन है, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइन है बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। मैगिनोट लाइन इज अ डिफेंस लाइन बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस एंड जर्मनी। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी लाइन्स, जैसे डुरांड लाइन है। ये मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है हमने यहाँ पे देखी, फ्रांस और जर्मनी के दरमियान कौन सी लाइन है, डिफेंस लाइन। तो अगर हमें पूछ लिया जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कौन सी लाइन है, तो डुरांड लाइन है। इसी तरह जो मैकमोहन लाइन है वो इंडिया और चाइना के दरमियान है। और इंडिया और चाइना के कौन से पार्ट में, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न यहाँ पे जो इंडिया और चाइना बॉर्डर शेयर करते हैं यहाँ पे ही है मैकमोहन लाइन। जो मैगिनोट लाइन है वो फ्रांस एंड जर्मनी के दरमियान है, जो हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया। 38 पैरेलल लाइन है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के दरमियान। ये 38 लाइन पैरेलल का मतलब है जो लैटिट्यूड 38 डिग्री पे है वो किस किस को अलग करता है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, जो कि इंडिया के रेस्पेक्ट में ऑलमोस्ट यहाँ पे है।
जो ऑर्डरनीसी लाइन है जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है। तो एक तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से हो गया कि जो मैगिनोट लाइन है वो फ्रांस एंड जर्मनी के दरमियान है, और जो बाकी लाइंस है इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। और आपका होमवर्क ये रहेगा, आप इन सभी लाइंस को, जो एटलस है जो भी आपके पास है, चाहे ब्लैक स्वान की है, चाहे आपके पास ऑक्सफोर्ड है, जो भी है उस पर आप इन सभी लाइंस को देखने की कोशिश करोगे, लोकेट करने की कोशिश करोगे। चलते हैं, देखते हैं अगला कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो एक बार फिर से मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको चीज़ें यहाँ पे पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पैन गंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। जो पैन गंगा है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? क्या वो महानदी की ट्रिब्यूटरी है, क्या वो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, क्या वो कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, या गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है? तो जो पैन गंगा है वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, और ये जो कृष्णा, महानदी, कावेरी, गोदावरी सारे के सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। और ये ड्रेन कहाँ पे करते हैं? ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में ये सारे के सारे फ्लो करते हैं किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ। और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हैं। इसी तरह अगर वेस्ट फ्लोइंग इंपॉर्टेंट रिवर्स की कुछ बात करें, जैसे नर्मदा है, माही है, तापी है, ये सारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। लेकिन इनकी अगर हम बात करें, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी रिवर, ये है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? हमें पता है कि जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है उसके बाद मैनी टाइम्स बहुत सी स्टेट्स जो है वो रिऑर्गेनाइज हुई, कुछ स्टेट्स मर्ज हुई, कुछ अल्टर होके नई स्टेट फॉर्मेशन हुई। तो यहाँ पे हमें क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में रखना है कि सबसे पहले कौन सी स्टेट बनी, इन चार में से सबसे पहले कौन सी स्टेट बनी, दूसरे नंबर पे कौन सी स्टेट बनी, तीसरे नंबर पे कौन सी स्टेट बनी। तो अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे सिक्किम की बात करूँ, सिक्किम कब बनी थी? सिक्किम बनी थी 1975 में। सिक्किम की जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 1975 में। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ मिज़ोरम की, जो मिज़ोरम है ये बनी थी 1987 में, 1987 में। इसी तरह से तीसरे पे है गोवा, गोवा बनी थी 1987 में। जी हाँ, ये भी बनी थी 1987 में, गोवा भी 1987 में बनी थी। उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश है ये बनी थी ये भी 1987 में। जी हाँ, इसीलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि इनका तीनों का जो ईयर है वो सेम ही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो सिक्किम है वो बनी थी 1975 में। इसी तरह से जो मिज़ोरम बनी थी वो 1987 में बनी थी। और इसी तरह से जो गोवा बनी थी वो भी 1987 में, और अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में। अगर आपको डायरेक्टली ईयर पूछ लिया जाए तो आप इनको आराम से बता सकते हो 1987। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डाला है क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए। तो अगर एग्जैक्ट डेट की हम यहाँ पे बात करें, 20 फेब को बनी थी मिज़ोरम, 20 फेब को, फेब में ही बनी थी। ये जो गोवा है ये भी फेब में ही बनी थी, लेकिन ये एंडिंग फेब में बनी थी, अराउंड 26 फेब कहीं पे दिखाया जा रहा है। तो क्रोनोलॉजिकल अगर हम बात करें 1975 में ये बनी थी, 20 फेब 1987 में बनी थी मिज़ोरम, एंडिंग फेब 1987 बनी थी गोवा, और अरुणाचल प्रदेश बनी थी मई 1987। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जस्ट ए मिनट, हाँ यहाँ पे इसको कर दीजिएगा। ये जो ये वाली डेट है, इस दिन बनी थी सिक्किम की स्टेट, इस दिन बनी थी यहाँ पे मिज़ोरम की स्टेट, ये है अरुणाचल प्रदेश की फॉर्मेशन डेट, और ये है यहाँ पे गोवा की फॉर्मेशन डेट। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, सबसे पहले बनी थी सिक्किम, उसके बाद बनी थी मिज़ोरम, उसके बाद बनी थी गोवा, सॉरी पहले बनी थी सिक्किम, उसके बाद बनी थी मिज़ोरम, उसके बाद बनी थी अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद बनी थी गोवा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज हो गया इसीलिए क्योंकि डेट सेम थी,
इसीलिए थोड़ा सा डेज़ का डिफरेंस था। तो आई होप या इतना सारा आप एडजस्ट कर लोगे चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सबसे पहले सिक्किम बनी थी, उसके बाद मिज़ोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और लास्ट पे गोवा। ये 1975 में, बाकी 1987, 1987, 1987। ये 20 Feb 1987 को बनी थी, ये 26 Feb 1987 को, और ये मई 1987 को बनी थी। तो आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वाज। वो कौन सी पहली महिला थी जो चीफ मिनिस्टर बनी थी किसी इंडियन स्टेट की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिता कृपलानी, जो बनी थी यूपी उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर। ठीक है, यानी सचिता कृपलानी पहली ऐसी वुमेन थी जो बनी थी चीफ मिनिस्टर इंडिया की किसी स्टेट की, और वो किस स्टेट की बनी थी? वो बनी थी यूपी की। उसके बाद बनी थी सेकंड वुमेन चीफ मिनिस्टर, वो बनी थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं महबूबा मुफ्ती जी। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो सबसे पहले इंडियन वुमेन कौन सी है जो किसी स्टेट की गवर्नर बनी थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, जिनको नाइट एंजल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। जी हाँ, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो सरोजनी नायडू के ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वो कौन सी इंडियन वुमेन थी जो सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, अगेन वो सरोजनी नायडू ही थी। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि वो कौन सी वुमेन थी जो सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, तो वो अन्नी बेसेंट थी। लेकिन इंडियन वुमेन कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले इंग्लिश यानी ब्रिटिश इंडिया में सबसे पहले इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा J.A. हिकी, यानी जो जेम्स ए हिकी थे, इन्होंने सबसे पहले कोलकाता, जो तब ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल थी, वहाँ से स्टार्ट किया था बंगाल गैजेट न्यूज़पेपर। वही पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था ब्रिटिश इंडिया में। बाल गंगाधर तिलक की बात करें, ये वही इंसान है जिन्होंने स्लोगन दिया था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इसी तरह से 1960 में उन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट की थी, होम रूल लीग। इसी तरह 1916 में दो होम रूल लीग्स एक्चुअली स्टार्ट हुई थी। एक बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट की थी, दूसरी अन्नी बेसेंट ने स्टार्ट की थी। ये वही अन्नी बेसेंट है जो 1893 में इंडिया में आई थी, और इन्होंने 1916 में होम रूल लीग स्टार्ट की थी। इसी तरह से पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। राजा राम मोहन राय की बात करें, इनको बोला जाता है फादर ऑफ न्यू इंडिया। जेम्स ए हैकी की बात होगी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेवोल्यूशन वाज एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन फ्लड लंच। जो ऑपरेशन फ्लड है वो ये जो ऑपरेशन फ्लड है ये किस रेवोल्यूशन से रिलेटेड है? तो ये वाइट रेवोल्यूशन के रिलेटेड है। वाइट रेवोल्यूशन है मिल्क प्रोडक्शन के रिलेटेड है, यानी जो मिल्क प्रोडक्शन है उसके रिलेटेड है ऑपरेशन फ्लड। तो यहाँ पे अगर हम गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करें, जो गोल्डन रेवोल्यूशन है ये बात करता है डेवलपमेंट ऑफ हनी प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ हनी, फ्रूट्स, हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड है गोल्डन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें फूड ग्रेन्स के रिलेटेड है, यानी इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, डेवलपमेंट इन द क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें आती है ग्रीन रेवोल्यूशन में। ब्राउन रेवोल्यूशन की बात करें, ब्राउन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू लेदर, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल जो प्रोडक्ट्स है, और कोकोआ के रिलेटेड है ब्राउन रेवोल्यूशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर। अगला चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। ग्रीन कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज। हमें पता है कि जो इंडिया के फ्लैग है, हमारा प्यारे भारत का जो प्यारा फ्लैग है, उसमें 3 कलर्स है, 1, 2 एंड 3, और सेंटर में ये 24 स्पोक्स है इस तरह से। ये जो 3 कलर है, ये तीनों कलर अलग अलग चीज़ को डिपिक्ट करते हैं। जो टॉप वाला कलर है वो सैफरान कलर का है। अगर हम मिडल की बात करें, यहाँ पे कौन सा कलर है? वाइट, और यहाँ पे कौन सा कलर है? ग्रीन। ये 3 कलर्स है, और जो टॉप वाला सैफरन कलर है ये रिप्रेजेंट करता है कोरेज को। इसी तरह जो सेंटर वाला वाइट कलर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ट्रूथ और प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह से डिपिक्ट करता है। इसी तरह जो ग्रीन थर्ड ये वाला पोर्शन है ये किसको डिपिक्ट करता है? ये करता है लाइफ,
रिलेशन टू सॉइल और प्रॉस्पेरिटी को। तो ये कभी कभी बेसिक चीज़ें आ जाती है एग्जाम में। तो ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि ट्रूथ तो सेंटर वाला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर? इंडिया जो है वो वर्ल्ड के किस हेमिस्फीयर में लाई करता है? देखिए अब अगर ये है पूरा वर्ल्ड, ठीक है, ये मैं रफली बना रहा हूँ, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इंडिया को ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बराबर मिडल में दो पार्ट्स में डिवाइड करता है यहाँ से। तो कहीं ना कहीं अगर ये है सेंटर, ये है इस तरह से सेंटर, तो आप खुद ही देखिए इंडिया कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्टर्न सेफियर में है। आपने यहाँ पे खुद देख लीजिए, क्योंकि अगर इंडिया यहाँ पे है, क्योंकि इंडिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया के सेंटर में से होके गुजरता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा इंडिया। अगर यहाँ पे इक्वेटर से हम बात करें तो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या है? यहाँ पे लोकेटेड इंडिया। तो जो इंडिया की पोजीशन है, अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनली वो है ईस्ट की तरफ, क्योंकि ये है अगर सपोज यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली तो है ना ईस्ट की तरफ। इसी तरह अगर लैटिट्यूड की हिसाब से हम बात करें, अगर ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, यहाँ से हम जाएंगे तो नॉर्थ की तरफ, तो ये बन जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न साइड। तो नॉर्थ एंड ईस्टर्न, जी हाँ यही हो जाएगा राइट। साउथ एंड ईस्टर्न नहीं, नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न नहीं, नॉर्थर्न एंड साउथर्न नहीं। तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। मैंने आपको यहाँ पे मैप रफली ड्रा करके भी दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम? जो वंदे मातरम है उनके ऑथर कौन है इनमें से? क्या महात्मा गांधी है, क्या रविंद्रनाथ टैगोर है, क्या बंकिम चंद्र चटर्जी है, या शरद चंद्र चटर्जी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बंकिम चंद्र चटर्जी इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम। महात्मा गांधी की बात करें, जो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, The prime cause of the 1857 mutiny did not include। इनमें से वो कौन सा कॉज है जो 1857 का जो मुटिनी जो रिवॉल्ट हुआ था वो नहीं है? द न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये तो एक कॉज था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। द विडो रीमैरिज एक्ट भी था, क्योंकि ये इंडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, तो वो खिलाफ हो गए थे ब्रिटिशर्स के। द डिस्पैच ऑफ इंडियन सिपाहीज टू अफगानिस्तान, ये भी क्योंकि फ्री में क्यों मारे जाए इंडियंस। तो ये तीनों चीज़ें थी जिनकी वजह से इंडियन को गुस्सा आया था, और वो प्राइम काज बना था किसका? रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। लॉज फॉरबिडिंग इंटर मैरिजेस बिटवीन इंडियंस एंड द ब्रिटिशर्स, इंडियन और ब्रिटिशर्स की शादी के बारे में ऐसा कोई भी कॉज नहीं था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि हमें बोला है नॉट इंक्लूड, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगर इमीडिएट कॉज आपसे पूछ लिया जाए वो था ग्रीस्ड कैटरेज, ये इमीडिएट काज है रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। इसी तरह अगर हम बात करें जो लखनऊ है, लखनऊ में कौन लीड कर रहा था रिवॉल्ट ऑफ 1857 को? बेगम हजरत महल। इसी तरह अगर बिहार का आपको पूछ लिया जाए, वहाँ का एक लोकल ज़मींदार था कंवर सेन। रानी की झांसी यानी लक्ष्मी रानी जो थी वो झांसी में लीड कर रही थी। इसी तरह से अगर बात करें हम तांत्या टोपे, और ये सारे लीड कर रहे थे अलग अलग जगहों से। इंपॉर्टेंट कुछ लीडर्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे बोल दिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। देखिए रिपीट क्वेश्चन बाय मिस्टेक हुआ, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको पीछे थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक, मुझे थोड़ा सा समझाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगी, इसलिए जो रिपीट क्वेश्चन हुआ ये बहुत अच्छा हुआ। देखिए सिक्किम की बात करें 1975 में फॉर्म हुई, मिज़ोरम 1987 में, गोवा 1987 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। ठीक है, सिक्किम मिज़ोरम कब हुई? 1987 में। उसके बाद गोवा कब हुई? 1987 में। अरुणाचल प्रदेश भी कब हुई? 1987 में। लेकिन इन तीनों में अगर हम बात करें, मिज़ोरम हुई थी 20 Feb 1987 को। और अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश से हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे गोवा है। गोवा हुई थी मई में। कब बनी थी? मई में। और ये बनी थी अराउंड 26 Feb। तो आप खुद ही देखिए, सबसे पहले बनी थी सिक्किम, उसके बाद बनी है मिज़ोरम, उसके बाद बनी है
अरुणाचल प्रदेश और लास्ट पे बनी है गोवा। यानी 1 2 4 3 1 2 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। 1 2 3 4 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, वहाँ पे थोड़ी सी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो गई थी, इसीलिए यहाँ पे मैंने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डल लेक। जो डल लेक है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमें देखना है इनमें से कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। दिस लेक इज़ ए मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ श्रीनगर। जाहिर सी बात है, ये तो जाहिर सी बात है, किसी भी स्टेट की कोई भी लेक होगी तो वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन होगी, मतलब मेजर केसेस में, तो ये राइट हो जाएगा। दिस लेक यानी डल लेक इज इंटरकनेक्टेड विद अंचार एंड नगीन लेक्स। क्या जो डल लेक है वो अंचार लेक और नगीन लेक से कनेक्टेड है? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे एक कैनल है, या उस कैनल को कभी कैनल या चैनल भी उसको बोला जाता है, वो कनेक्टेड है अंचार लेक, नगीन लेक और डल लेक। एक चैनल है जिसका नाम है अमीर कैनल। इस अमीर कैनल के थ्रू अंचर लेक, नागिन लेक किसके साथ कनेक्टेड है? डल लेक के साथ। तो ये भी राइट हो जाएगा, ये भी राइट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। इसका भी आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन इंडिया चाइना बॉर्डर। इनमें से कौन सी लेक है जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे लोकेटेड है? क्या वो पैंगोंग सो लेक है, क्या वो वुलर लेक है, क्या वो पम्पायराई लेक है, क्या वो सोंगमो लेक है? सबसे पहले वुलर लेक तो जम्मू एंड कश्मीर में है, पोंगसो लेक लद्दाख में है, पयमपराई लेक मेघालय में है, और जो सोंगमो लेक है ये सिक्किम में है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोंगोंग सो लेक। पोंगोंग सो लेक है जो लद्दाख का और जो चाइना का यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे ही पाई जाती है पोंगोंग सो लेक। ये दोनों, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, चाइना क्लेम करता है ये हमारी है और इंडिया क्लेम करता है ये हमारी है। यहाँ पे हमें डिस्प्यूट में नहीं जाना है, तो सिंपल सी बात है, जो पोंगोंग सो लेक है वो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है। एक बार हम इन 3 लेक्स को देख लेते हैं। मैंने आपको बोल दिया स्टेट, थोड़ा सा इसको और डिटेल में देख लेते हैं हम। अगर यहाँ पे मैंने लाई होंगी तो हाँ देखिए, यहाँ पे ही देख लेते हैं। मैंने PDF इसका नहीं लाया है, तो मैं आपको ऐसे ही बोल देता हूँ। जो पोंगोंग लेक है ये लद्दाख में तो है। वुलर लेक की अगर बात करें जम्मू कश्मीर में है। और अगर हम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की लेक्स की बात करें, डल लेक है, आंचार लेक है, मानसबल लेक है, इसी तरह से मानसर सुरिनसर लेक है, और भी ये इंपॉर्टेंट कुछ लेक्स है जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे जो पम्पायरनाई लेक है ये कहाँ पे पाई जाती है? पाई जाती है मेघालय में। मेघालय में अगर और लेक्स की मैं बात करूँ, एक तो ये इंपॉर्टेंट लेक है पम्पायरनाई लेक, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है जैसे उमियाम लेक है मेघालय में। इसके अलावा और कौन सी लेक है? उमियाम लेक है, वार्ड्स लेक है, वर्ड्स लेक के अलावा थर्ड लास्किन लेक यहाँ पे है। मेघालय की लेक से मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से उमंग लेक है, उमंग लेक के बाद मारनगर लेक है, मारनगर लेक और दच्ची लेक। ये सारी इंपॉर्टेंट लेक्स है कहाँ की? इंक्लूडिंग पम्पायरनाई लेक, ये मेघालय की सारी इंपॉर्टेंट लेक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 लेक्स मैंने आपको मेघालय की बता दी। इसी तरह से जो सोमगो लेक है ये कहाँ की इंपॉर्टेंट लेक है? ये सिक्किम की लेक है। और अगर इसके अलावा हम और सिक्किम की लेक्स की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट सिक्किम की लेक्स है जैसे कारथोक लेक है सिक्किम में। कारथोक लेक के अलावा समिति लेक है, समिति लेक। इसके साथ साथ ग्रीन लेक है, ये तो याद रह जाएगा, सिक्किम में ग्रीन लेक है। और गुसुदोंगमम लेक, ये इंपॉर्टेंट 5-6 लेक्स पाई जाती है कहाँ पे? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991 द इंडियन रुपीज़ वाज अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज डैश।
कि जो साल 1991 में जो ख़तरनाक फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी इंडिया में, जिसकी वजह से एलपीजी रिफॉर्म्स आई थी इंडिया में, तो उनको ख़त्म करने के लिए, जो पेमेंट क्राइसिस थी उसको कम करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने अपनी जो वैल्यू थी, जो अपनी रुपीज़ की वैल्यू थी वो कम कर दी थी। और जब गवर्नमेंट फाइनेंशियल क्राइसिस को कम बैलेंस करने के लिए या पेमेंट क्राइसिस को बैलेंस करने के लिए अपनी जो रुपी है उसकी, जो अपनी करेंसी है उसकी वैल्यू कम कर दी, उसको हम बोलते हैं डिवैल्यूड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इंडिया ने अपनी करेंसी को, अपनी पेमेंट क्राइसिस को बैलेंस करने के लिए अपनी रुपी को क्या कर दिया था, 1991 में डिवैल्यूड कर दिया था। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली, इनको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में देखना है कि जम्मू कश्मीर में जो महाराजा ने रूल किया था, पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। सबसे पहले आए थे गुलाब सिंह। गुलाब सिंह आए थे 1846 में और उन्होंने रूल किया था 1856 तक। उसके बाद आए थे इनके लड़के जिनका नाम था रणबीर सिंह। रणबीर सिंह आए थे 1856 से 1885 तक। फिर आए थे प्रताप सिंह 1885 से 1925। फिर लास्ट महाराजा थे हरी सिंह जो आए थे 1925 से इंडिपेंडेंस तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब सिंह 1, उसके बाद रणबीर सिंह 2, उसके बाद प्रताप सिंह, उसके बाद हरी सिंह, यानी 1 4 2 3 इज़ द राइट आंसर। 1 4 2 3 1 4 2 3 ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गुलाबनामा। जो गुलाबनामा बुक है वो किसने लिखी है, वो लिखी है दीवान कृपा राम ने। अगला क्वेश्चन, गुलाब सिंह वो वही गुलाब सिंह है जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी किसकी, डोगरा डायनेस्टी की। हु बिल्ड शंकराचार्य टेम्पल है, जो शंकराचार्य टेम्पल है ये किसने बिल्ड किया था, ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे मैं आपको बोल दूँ शंकराचार्य टेम्पल है, ये बिल्कुल डल लेक के सामने ही है। जो जबरवन हिल्स है उसी रेंज में आता है। शंकराचार्य जो माउंट पीक है उस पे है। और इसको बनाया किसने था, ये तो यहाँ पे आपको होमवर्क है। उसके बाद इसको इलेक्ट्रीफाइड किया था लेटर जो हरी सिंह के टाइम में, उसके बाद रिबिल्ड किया था बहुत से, जो ज़ैनुल आबदीन ने भी इसको बिल्ड किया था। शंकराचार्य ये जो टेम्पल है ये जो लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, बाहू फोर्ट वाज बिल्ट बाय। बाहू फोर्ट जो बाहुलोचन थे उन्होंने बाहू फोर्ट को बिल्ड किया था। उसके बाद गुलाब सिंह वगैरह ने उसको रिनोवेट किया था, दोबारा से बनाया था। जो इम्प्रूवमेंट उसकी स्ट्रक्चर में हुई थी वो डोगराज ने की थी, डोगरा रूलर्स ने। लेकिन बाहुलोचन जो जाम्बू लोचन के भाई थे, जाम्बू लोचन कौन थे, जिन्होंने जम्मू सिटी जो है उसकी फाउंडेशन रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, ये था आज का ओवरऑल सेशन। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और आपको पसंद आया सेशन तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए सेट में कल के वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।